बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि रेडी रेकनर रेट बढ़ने से होम बायर्स को, जो घर खरीदार है, उन्हें कितना इम्पैक्ट होगा। 10,000 करोड़ का रेवेन्यू तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी जेब पर कितनी ये बढ़ोतरी भारी पड़ सकती है। हमारे यहाँ पर बात करते हैं इसी पर। तो महाराष्ट्र सरकार के फैसले से रियल एस्टेट के सेक्टर पर किस तरह का असर पड़ेगा? होम बायर्स ही नहीं, अगर आप कोई स्टॉक के खरीदार भी हैं तो भी रणनीति आपको बताएंगे। हमारे साथ लियासत फर्रास के एमडी पंकज कपूर जुड़ गए हैं, नीरव छेड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बाजार के एनालिस्ट हैं। पंकज जी, आप तो रियल एस्टेट सेक्टर को पूरी तरह से ट्रैक करते हैं, मुझे ये बताइएगा, रेडी रेकनर जो बढ़ोतरी की गई है इस रेट में, एक तरफ से हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट की वापसी हुई है बहुत सालों के बाद, उसमें भी अगर हम मुख्य तौर पे देखें तो लग्जरी मार्केट काफी हद तक ड्राइव कर रहा था। इस स्पेसिफिक बढ़ोतरी को आप कितना डैम्पनर बताते हैं, समझते हैं? अगर मैं इसको डैम्पनर कह सकूं, क्या वाकई ये डैम्पनर है या नहीं, या आपके मुताबिक ये एक वाजिब बढ़ोतरी है जो शायद आनी थी और नहीं आई? कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से जो है ना, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रेडी रेकनर का नहीं दिख रहा है, क्योंकि कारण है कि जो इंक्रीज है वो बहुत बहुत ही नॉमिनल है। 3 से 5%, 6% है अगर आप मेजर एरियाज के एवरेज को देखेंगे। और अगर आप पिछले 2 साल या 3 साल के अंदर मार्केट को देख रहे हैं तो हमने 5 से 10% YOY ग्रोथ प्रॉपर्टी प्राइजेस में देखी है। और अगर हम 3 से 6% के लेवल का अगर हम रेडी रेकनर में इंक्रीज भी देखते हैं तो इसके दो तरफ से बिल्डर को इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो उसकी जो प्रीमियम भरता है एफएसआई खरीदने के लिए, और जो फंजिबल एफएसआई हो गई या फिर प्रीमियम एफएसआई हो गई, उसका भाव बढ़ेगा। लेकिन ये जो है ये 1% से नीचे का इंक्रीज दिख रहा है, 0.5% के लेवल का इंक्रीज लग रहा है। क्योंकि अगर आप 35% या फंजिबल एफएसआई लेते हैं और 60% रेडी रेकनर के प्राइस पे देखते हैं, और अगर उसमें 3% की बढ़ोतरी होती है तो ये बहुत ही नॉमिनल इंक्रीज इन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दिख रही है। और अगर आप दूसरी तरफ से इस कंज्यूमर को देखते हैं तो कंज्यूमर पे स्टैम्प ड्यूटी भरते वक्त उसको जो है थोड़ा सा ज्यादा प्राइस देना और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देने होंगे, क्योंकि वो रेडी रेकनर के भाव के ऊपर जो है एस्टिमेट होता है। वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो शायद 1% के नीचे की बढ़ोतरी लग रही है। अगर आप 1 करोड़ का घर खरीद रहे हैं तो 3 से 6% की अगर इंक्रीज पकड़ते हैं तो वो 5 से 10 हजार रुपए के लेवल का इंक्रीज दिख रहा है स्टैम्प ड्यूटी जी। के चार्ज को देख के। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे मुझे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता हुआ दिख नहीं रहा है कि कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ी इम्पैक्ट है और बिल्डर के लिए बहुत बड़ी। ये नॉमिनल इंक्रीज है और ये मार्केट इसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि प्राइजेस में अच्छी खासी ग्रोथ हमने पिछले 2 साल में देखी है। लेकिन होम बायर की तरफ से खासतौर से महाराष्ट्र में, क्योंकि देखिए रीजनली भी अगर हम देखें तो अलग अलग यहाँ पर रेडी रेकनर का रेट भी है, तो उन पॉकेट्स की डिमांड को लेकर किसी भी तरह का इम्पैक्ट आपको आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी डिमांड के लिहाज से जो अफोर्डेबल सेगमेंट है, क्या वो अच्छा कर रहा है, क्या वो पिकअप कर रहा है? देखिए, ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे, क्योंकि हमने पिछले 4 साल से कंटिन्यूअस ग्रोथ देखी मार्केट के अंदर, तो हमने पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर देखा कि ये ग्रोथ थोड़ी प्लेटूट होनी चालू हुई है और रीसेंट क्वार्टर्स के अंदर थोड़ा सा मार्जिनल डिक्लाइन 1 और 1.5% की सेल्स के ऊपर दिखाई दे रहा है। और वो लग भी रहा था क्योंकि आप कंटिन्यूसली जो है ग्रोथ होते हुए देख रहे थे, और ये ज्यादातर लग्जरी मार्केट ड्रिवन थी जहां पे ओवर सप्लाई हो गई। और दूसरा ये है कि जो हमारी पेंटअप डिमांड थी कुछ हद तक जो है वो कंज्यूम हो गई, तो वहां पे आपको थोड़ा करेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो आउटलुक दिख रहा है वो ये है कि लग्जरी सेगमेंट पे लार्जर इम्पैक्ट होगा और होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट जो है वो होल्ड करेगा। और मार्केट का जो स्ट्रक्चर थोड़ा स्क्यूड था, जो अपसाइड डाउन था, ज्यादा डिमांड और सेल्स वर टेकिंग प्लेस इन द लग्जरी, जो करेक्ट होकर के जो डिमांड का जो पिरामिड होता है उससे वो सिंक होता हुआ नेक्स्ट 1 से 2 साल में होता हुआ दिखाई देगा। मुझे रियल एस्टेट मार्केट पे बहुत ही मैसिव इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्राइस अभी भी प्रोडक्टिव है। और सेगमेंट वाइज लग्जरी सेगमेंट में स्लो डाउन दिख रहा है, बट मिड और अफोर्डेबल अभी भी होल्ड कर रहा है। ठीक है।
ठीक। या चलिए, तो मिडॉस अफोर्डेबल यहाँ पर डिमांड पिकअप के लिहाज से ज़्यादा आपको बेहतर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीरव स्टॉक्स तो इम्पैक्ट दिखा रहे हैं, क्या किया जाए? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखें तो बहुत सारे, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल द रियल एस्टेट स्टॉक्स, इनमें एक ब्रेकडाउन आया है आज के दिन में, और क्लोजिंग अगर यहीं रहती है जहां पे अभी है तो और सेलिंग की संभावना बढ़ जाती है। स्पेसिफिकली डीएलएफ, प्रेस्टीज, ओबेरॉय रियल्टी, ये सब स्टॉक्स में, क्योंकि एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा था, हायर लेवल पे सेलिंग आई है, जहां पे रेजिस्टेंस था, जहां पे ब्रेकआउट लेवल था वो ब्रेकआउट नहीं कर पाया, वहां से मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव कम डाउन, और अब वापस दे आर गनिंग फॉर देयर बॉटम लेवल्स आर लो लेवल्स। तो ये क्लासिकल लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है, और यहाँ से और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नॉट लुकिंग वेरी गुड। अगर आपको शॉर्टिंग करना है तो डीएलएफ कैन बी अ गुड कैंडिडेट। यहाँ से मुझे लगता है 625 620 के जो लेवल्स हैं वो अचीवेबल हो सकते हैं। करंट लेवल से थोड़ा बहुत सेलिंग किया जा सकता है, थोड़ा अपसाइड मिले तो वहां पे भी आप शॉर्टिंग करिए। 675 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, 625 तक के इसमें टारगेट नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल तस्वीर इतनी ग्रेट नहीं, लिहाजा यहाँ पर शॉर्ट की रणनीति सुझाते हुए नीरव। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय इतना ही था लेकिन आप जुड़े और आपने अपने व्यूज हमारे साथ साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरव, आप हमारे साथ बने रहें।